तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आई थी, उससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मास का कंजर्वेशन और एनर्जी का कंजर्वेशन अलग अलग यूज़ किया जाता था। लेकिन आइंस्टाइन ने ये बताया अपनी उनकी जो फेमस इक्वेशन है E=mc², उसमें उन्होंने बताया कि मास जो है वो भी एक एनर्जी है विच इज़ जस्ट measured in different units. Mass is also energy which is just measured in different units. और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को काफ़ी बार एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया जा चुका है। तो जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास और एनर्जी का कंजर्वेशन एक साथ लगाया जाता है and we use this equation a lot in those type of questions. उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये कही जाती है कि ये मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की बीच की कड़ी है जो आपस में एक दूसरे को रिलेट करती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर ई इन सारी टर्म्स का मतलब है जो यूजुअल होता है कि ई इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास एम, कि एम मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी वहाँ पर है, और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे हम मास पुट करेंगे और यहाँ पे हम c पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास उस मास से के करस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वन AMU के करस्पॉन्डिंग के इक्विवेलेंस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने ये फार्मूला देखा था कि आइंस्टाइन इक्वेशन वाला फार्मूला, दैट इज E=mc²। तो यहाँ पे मास की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो मास की वैल्यू है 1U, और 1U को पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1.66 × 10⁻⁻27। ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मास। स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने सारी जो यूनिट्स हैं उनको SI सिस्टम में पुट किया है, तो हमारा जो आंसर भी है एनर्जी का वो भी SI यूनिट में आएगा। और SI यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। तो आंसर हमारा आएगा जूल में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें बताना है कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में भी रिलेशन आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि उल्टा करना है, यदि जूल से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 जूल = 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कन्वर्जन जो है आप याद रखें, उसको बहुत काम की चीज़ है वो। तो इस पूरे जूल के आंसर को, इस पूरी एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो हमें जो एक कंप्लीट आंसर है ये बेटा किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर E=931 इंटू, अप्रॉक्सीमेटली आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है, इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा होता है आंसर 931 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻6 है, इसको मेगा कहा जाता है, को पता है, मेगा, गीगा, टेरा सब जानते हैं। तो यहाँ पे 10⁻6 जो है बेटा उसको मेगा कहा जाता है। सो वी कैन राइट इट एज E=931 अप्रॉक्सीमेटली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो डेटा है बेटा इसको आप याद भी रखना। इसका मतलब क्या है कि 1U
मास के अंदर कितनी एनर्जी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1U जो मास है वो यदि मान लो रिएक्शन में कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो हम उसके करस्पॉन्डिंग बता देंगे कि कितनी एनर्जी का डिफरेंस वहाँ पे आया होगा। बिकॉज मास एंड एनर्जी जो है वो एक ही बात है, बस उनको मेजर करने का तरीका अलग है, उनका यूनिट अलग है। मास और एनर्जी क्या है, सेम चीज़ है। आइंस्टाइन हमको पहले ही बता चुके हैं, तो आइंस्टाइन को निराश ना करें और इस वैल्यू को याद रखें। ठीक, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 AMU के बराबर है। 1 AMU इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज 1 AMU। तो मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात क्या है, बराबर है। तो हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन रिवाइज करिए, जो आपने बहुत बार पढ़ा है, ग्रेविटेशन में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा हो। यस, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि हम कितना मिनिमम एनर्जी किसी सिस्टम को सप्लाई करें जिससे उस सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो इनफाइनाइट पर चले जाएं। समझ गए? दोबारा रिपीट करूंगा मैं कि कितना मिनिमम एनर्जी किसी सिस्टम को हम दें जिससे उसके कंस्टिट्यूएंट जो हैं वो इनफाइनाइट सेपरेशन पर चले जाएं। इस बात को मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि कितना मिनिमम एनर्जी निकलेगा जब सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स मिलकर सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम तोड़ेंगे तो एनर्जी देना होगा, और सिस्टम जब बनेगा तो एनर्जी वहाँ से निकलेगी। ये जो मिनिमम एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस बनता है, किससे? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम न्यूक्लियस के बनने की बात करें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब एक साथ मिलेंगे, साथ मिलके न्यूक्लियस बनाएंगे, तो कुछ एनर्जी वहाँ से निकली होगी। और ये ऐसा पाया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल मास है किसी न्यूक्लियस में, यदि हम उनका सम करें अलग अलग और हम न्यूक्लियस का मास देखें, तो न्यूक्लियस का मास कम आता है उन टोटल उनके कंस्टिट्यूएंट के मास से। तो ये बात सोची गई कि मास गया कहाँ, कि न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए कुछ प्रोटॉन्स हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन का अलग अलग मास हमने ऐड कर दिया और वो टोटल मास हमने ले लिया। उसके बाद टोटल न्यूक्लियस फाइनल बनने के बाद जो मास है न्यूक्लियस का, वो हमने अलग ले लिया। तो हमने पाया कि न्यूक्लियस का मास हमेशा कम होता है। कम होता है किससे? उनके कंस्टिट्यूएंट के इंडिविजुअल मासेस से। अब ये बात कैसे जस्टिफाई करी जाए कि ये मास गया कहाँ? तो वो मास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? हम न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन की टोटल संख्या है वो हम लेते हैं Z into MP। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, MP इज मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या है A माइनस Z, Mn का मतलब है कि एक न्यूट्रॉन का मास। तो यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ चुका है आपके पास? उसके सारे कंस्टिट्यूएंट का मास आ चुका है। उस पूरे मास में से, कंस्टिट्यूएंट के मास में से हमने न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो माइनस कर दिया। तो ये मास का जो घोटाला था, मास की जो कमी आई थी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, इस मास की कमी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। डेल्टा एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डेल्टा एम का फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखें इसको। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। मास डिफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब मास डिफेक्ट हमें पता चल गया, इसकी कुछ वैल्यूज हैं। तो हम उस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। तो हमने देखा कि मास में कितनी कमी आई है, डेल्टा एम। यदि इसमें c² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
एनर्जी पता चल जाती है, जो एनर्जी उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में निकली होगी, और वही एनर्जी कहलाती है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और आप जानते हैं यदि मास 1 AMU है, 1 U है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकलती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो आप डेटा भी याद रखना। डेटा क्या है दोस्तों? 1 AMU जो है, उस AMU में कितना एनर्जी होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इस डेटा से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो मास डिफेक्ट आ जाता है 1 माइक्रोग्राम आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइक्रोग्राम 1 एटॉमिक मास यूनिट में इतना, तो 1 ग्राम में निकाल सकते हैं और फिर 1 माइक्रोग्राम में निकाल सकते हैं यूजिंग यूनिटरी मेथड। उसके बाद एक और यूजफुल यूनिट होती है, यूजफुल यूनिट, यूजफुल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब बात ये क्यों ज़रूरत इसकी पड़ी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी में जितने ज़्यादा किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा मास डिफेक्ट आएगा और उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलने वाली है। तो जितना हैवी न्यूक्लियस होगा उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो हम दो न्यूक्लियस को कंपेयर कैसे करें कि किसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, किसमें कम है? तो एक क्वांटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियस के वासी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात हो रही है, तो दोनों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि पर न्यूक्लियॉन की हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी को यदि उस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, ए वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की हेल्प से हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी, आप देखिए कि न्यूक्लियस को तोड़ने में जितना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल कहलाएगा। सोच के देखिए, कोई एक सिस्टम है और सिस्टम को तोड़ने में आपको बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो सिस्टम कैसा होगा? ज़्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? सोच के देखिए, नेचुरल सी बात है कि यार इसको तोड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो सिस्टम कहलाएगा स्टेबल सिस्टम। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी सीधा सीधा इशारा करती है उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की तरफ। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी उतना ही कम होगा। क्या बोल दिया? जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना कम, उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही कम होता है। अब आगे एक ग्राफ देखते हैं, उसमें सारे न्यूक्लियसेस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को प्लॉट किया गया है। देखिए आगे अगली स्लाइड। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया हुआ है मास नंबर। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है पहले रफली इंक्रीज होता है, रीचेस टू द मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस फॉरएवर। तो यहाँ पे बात करें कि मैक्सिमम जो है इस ग्राफ का जो पीक है, यानी कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो होती है आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो 56 होता है और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है आयरन की। इसका एटॉमिक जो मास नंबर है वो 56 है, और यूरेनियम की जो वैल्यू है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे थोड़ा कम। यूरेनियम जो है उसका जो एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन, इसकी वैल्यू है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मास नंबर कितना है? 238। 238 इज द मास नंबर ऑफ यूरेनियम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम आयरन से राइट में जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो डिक्रीज होती है। आयरन से लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तब भी डिक्रीज होती है। तो ये कोशिश हमेशा
राइट वालों की रहती है कि हम कैसे भी करके मैक्सिमम तक पहुंच जाएं, और लेफ्ट वालों की कोशिश रहती है कि हम कैसे भी करके इस टॉप तक पहुंच पाएं और स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर लें। स्टेबिलिटी सब लोग गेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या करें? तो इनके जो मास नंबर हैं दोस्तों वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं 56 के कंपैरिजन में। इनको 56 बनना होगा, तो इनको अपना वेट जो है वो लूज़ करना होता है। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में न्यूक्लियस जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। और इसके राइट वाले जो हमारे न्यूक्लियस हैं वो फिजन शो करते हैं। सबसे लेफ्ट वाले जो हैं वो क्या हैं? हल्के हल्के हैं, हल्के फूंक से हैं ये न्यूक्लियस। तो इनकी कोशिश रहती है कि हम कैसे भी करके मोटे हो जाएं और 56 बन जाएं। तो ये जो न्यूक्लियस हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और इस प्रोसेस को फ्यूज़न कहा जाता है। तो इससे राइट वाले फिजन करते हैं, टूट जाते हैं, और इससे लेफ्ट वाले जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे न्यूक्लियस हैं काम करते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो कुछ बातें हम समझ सकते हैं पिछले ग्राफ से, जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर के लिए ड्रॉ किया था। तो इससे पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो पर न्यूक्लियॉन वैल्यू आ रही थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, जो कि किसी एटम के बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। यानी मॉलिक्यूल्स को तोड़ना आसान है कंपेयर टू न्यूक्लियॉन्स को तोड़ना, न्यूक्लियस को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 30 से 170 का जो रेंज है, मास नंबर 30 से 170 में न्यूक्लियर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अब इसका रीज़न क्या है वो भी सुन लेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो बाइंडिंग फोर्स है इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो शॉर्ट रेंज्ड होता है। यानी उसकी जो पहुंच है, उसकी जो पकड़ है, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही होती है, और उस पर्टिकुलर रेंज को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो रेंज के बाहर उस फोर्स का इफ़ेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर साइज़ के बाद 30 के बाद न्यूक्लियर फोर्स कहता है कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, अब तुम देख लो, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। तो उसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इस बात से ये प्रूव होता है कि जो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो शॉर्ट रेंज रहते हैं। इस अगली लाइन में भी यही लिखा है सेम चीज़। उसके बाद कि ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयरन के बाद से कम हो जाती है, आयरन से पहले वाले न्यूक्लियस की वो कम हो जाती है। तो वो फिजन कर लेते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगले पॉइंट में लिखा है कि जो आयरन से लेफ्ट वाले जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। ठीक, तो जो हैवी हैं वो फिजन करेंगे, जो हल्के हैं वो फ्यूज़न करेंगे, जिससे कि वो आयरन की बराबरी कर सकें, स्टेबिलिटी गेन कर सकें। न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ही न्यूक्लियस के जो अंदर रहने वाले लोग हैं, न्यूक्लियॉन्स जो हैं, वो इतने स्ट्रांगली बंधे हुए होते हैं कि उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये आराम से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी खा जाते हैं तोड़वाने के लिए। दूसरा, इसके बाद कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। पहला पॉइंट है कि ये जो फोर्सेस होते हैं शॉर्ट रेंज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस हैं, उनसे 100 गुना तक ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तीसरी बात यह है कि डिस्टेंसेस के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, 10⁻⁻15 मीटर के बाद ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं रहता है उन
छोटी छोटी डिस्टेंसेस के बाद उनको न्यूक्लियर डायमेंशंस कहते हैं। 10⁻⁻15 मीटर के आसपास जो डिस्टेंसेस हैं उससे परे, उससे दूर ये जो फोर्सेस हैं ये बेकार हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं रह जाता है। तो ये कुछ बातें हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, आप यहाँ पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है। पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है न्यूक्लियॉन्स की और वर्सेस आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो उनमें न्यूक्लियॉन्स जो हैं, उन न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है आर, न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस आर और दो न्यूक्लियॉन्स के जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरीके से एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे मिनिमा उसका आता है। तो जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस r0 के बराबर हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और इस स्टेज में, इस डिस्टेंस पर जो उनकी स्टेबिलिटी होती है वो चरम पर होती है, मैक्सिमम होती है। यदि डिस्टेंस r0 से कम है न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो उनके बीच में रिपल्सिव टाइप के फोर्सेस लगते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि r0 से कम यदि डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो उनके बीच के फोर्सेस रिपल्सिव होते हैं कि ज़्यादा पास आ गए, रिपेल करो इनको। और यदि डिस्टेंस दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की r0 से ज़्यादा है तो उन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो r0 से इधर सेपरेशन ज़्यादा है, इस पॉइंट से इधर सेपरेशन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे अट्रैक्टिव टाइप के फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव। और यदि r0 से लेफ्ट की बात करेंगे तो उन सेपरेशंस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो होंगे रिपल्सिव टाइप के। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। और r0 की जो वैल्यू है वो होती है 0.8 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 10⁻⁻15 मीटर इसकी वैल्यू होती है।